स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की और साथ ही हमने समझा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की और साथ ही समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन के आधार पर जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला है हाइपोटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यदि हम कोई एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है उसको साल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में डुबोएं तो होता क्या है? 3 कंडीशंस होती हैं। तो यही तीनों कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल दैट इज द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। स्टूडेंट्स, अगर सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है उसका वाटर कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में अधिक हो, यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में अधिक हो, तो जो आउटसाइड सॉल्यूशन होता है यानी जो मीडियम है किसके सराउंडिंग मीडियम? सेल के सराउंडिंग मीडियम। तो आउटसाइड सॉल्यूशन जो होगा वो वेरी डाइल्यूट होगा। तो इसका मतलब है कि सेल यहाँ पे वाटर का गेन करेगी। किसके द्वारा करेगी? ऑस्मोसिस के द्वारा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है। जब सेल डुबोई जाती है तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अक्रॉस जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों दिशा में यानी बोथ डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। यानी वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर आते हैं वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में अधिक होते हैं जो सेल के बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्ट होता है, नेट रिजल्ट क्या होता है? वाटर जो है सेल के अंदर आता है और इसलिए जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होती है? स्वेलअप कर जाती है यानी फूल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as an isotonic solution। यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें सेल के चारों तरफ का जो मीडियम होता है इसका वाटर कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन के समान ही होता है और जो यहाँ पे नेट वाटर मूवमेंट है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस जो वाटर का मूवमेंट होता है ये दोनों दिशा में सेम होता है। यानी कि सेल के अंदर जितना वाटर आएगा उतना ही सेल के बाहर भी वाटर जाएगा। यानी कि सेल के बाहर जो सराउंडिंग मीडियम है उतना ही वाटर उस सराउंडिंग मीडियम में भी आएगा। तो यहाँ पे जो नेट वाटर मूवमेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है इसमें सेल जो होगी वो क्या होगी? सेम साइज़ की होगी। यानी जैसे सेल पहले थी उसी तरह की अब भी होगी जब हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डुबोएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल दैट इज इट इज़ ए वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी यदि सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है उसका वाटर कंसंट्रेशन सेल के वाटर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कम हो तो इसका मतलब है कि यह बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और सेल जो होगी वो ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को लूज करेगी और इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
में होता क्या है, जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो जो सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस वाटर दोनों ही डायरेक्शन में यानी बोथ डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेल के बाहर जाने वाला वाटर है वो सेल के अंदर आने वाले वाटर के कंपैरिजन में अधिक होगा। तो जो नेट वाटर मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वाटर जो है सेल के बाहर चला जाएगा। तो इसलिए सेल यहाँ पे श्रिंक कर जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी जो ऑस्मोसिस होता है ये डिफ्यूजन का स्पेशल केस होता है। और ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें तो जो यूनिसेलुलर और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसके साथ ही अधिकतर जो प्लांट सेल्स होते हैं वे वाटर गेन करते हैं। किसके थ्रू गेन करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए जो प्लांट रूट्स होती हैं इनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस के एक्सचेंज और इसके साथ ही वाटर के एक्सचेंज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किस में इम्पॉर्टेंट होता है, किसी सेल की लाइफ में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये सेल को इनेबल करती है। किस लिए इनेबल करती है, इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स। यानी फूड और दूसरे मटेरियल को इनगल्फ करने के लिए। कहाँ से इनगल्फ करने के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। यानी जो सेल के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इस इन्वायरमेंट से फूड और दूसरे मटेरियल को इनगल्फ करने के लिए। और इसलिए यह जो प्रोसेसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमीबा में एंडोसाइटोसिस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।